हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। हम लोगों ने जो रेडिएशन फिजिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है एमसीक्यूज़ की, उसी को कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 25 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे की क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा आज के वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्सरे इंड्यूस्ड दैट इज़ ट्रू। एक्सरे की वजह से, ठीक है, एक्सरे क्या होती है, हमारी हार्मफुल रेडिएशन होती है। तो एक्सरे की वजह से जो हमारी डेथ होती है उनके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्लैरेंस डेली वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू डाई बिकॉज ऑफ एक्सरे एक्सपोजर। दूसरी है, नो मेडिकल रेडिएशन डेथ्स हैव अकर्ड, अभी तो कोई भी मेडिकल रेडिएशन की वजह से डेथ नहीं हुई है। तीसरा है हमारा, रेडियोलॉजी हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड अ कम्प्लीटली सेफ ऑक्यूपेशन। फोर्थ स्टेटमेंट है, फर्स्ट एक्सरे इंड्यूस्ड डेथ did not occur until approximately 1920, and last is first X-ray induced death occurred within a year of Röntgen discovery। तो सबसे पहले जो एक्सरे की वजह से हमें डेथ देखी गई थी वो थी हमारी क्लैरेंस डेली, जो थे हमारे क्या थे, असिस्टेंट थे। ठीक है, तो इनकी जो थी है ना, सबसे पहले डेथ हुई थी एक्सरे एक्सपोजर की वजह से। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कॉलेज एक्सरे ट्यूब। कॉलेज एक्सरे ट्यूब के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ अ हीटेड कैथोड, इट इज़ अ रोटेटिंग एनोड, इट इज़ नॉट एज गुड एज द क्रुक्स ट्यूब, इट इज़ नॉट यूज टुडे, मतलब अभी के समय पे इसको यूज़ नहीं किया जाता। इट वॉज यूज बाय रोंजन शॉर्टली आफ्टर ही डिस्कवर्ड एक्सरेज। तो इनमें से जो हमारी कॉलेज ट्यूब है उसके बारे में कौन जो है सही स्टेटमेंट है। तो इसमें से हमारी जो है पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है, कि ये क्या थी, हमारी हीटेड कैथोड थी। ये ऐसी ट्यूब थी जिसके अंदर कैथोड को हम लोगों ने हीट किया था, थर्मोनिक एमिशन से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और वो जाके टकरा रहे थे हमारे किससे, एनोड से, और फिर हमारे एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा था। तो पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगले पे चलते क्या, अगले क्वेश्चन पे, रोंजन ओरिजिनली आइडेंटिफाइड एक्सरेज एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डब्ल्यू.सी. रोंजन जो थे, जिन्होंने 8 नवंबर 1895 को, ठीक है, एक्सरेज के बारे में उन्होंने डिस्कवरी करी। तो रोंजन जो है उन्होंने एक्सरेज को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया था, अल्फा रेज, कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स, एक्स हीट या फिर एक्स लाइट। तो इन्होंने जो ओरिजिनली आइडेंटिफाई किया था एक्सरेज को वो किया था एज द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये जो थे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जब ये हमारे टारगेट से जाके टकराए थे तब उससे क्या हुआ था, हमारा एक्सरेज का प्रोडक्शन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट आर दी टू जनरल टाइप्स ऑफ एक्सरे प्रोसीजर्स। सॉरी, एक मिनट, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था हमारा। रोंजन ओरिजिनली आइडेंटिफाइड एक्सरेज एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओरिजिनली, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसका आंसर होगा हमारा एक्स लाइट। ठीक है, पहली बार उन्होंने जो इसको नाम दिया था, ठीक है, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था इनको एज अ एक्स लाइट इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी नहीं, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर दी टू जनरल टाइप्स ऑफ एक्सरे प्रोसीजर्स। एक्सरे प्रोसीजर के टू जनरल टाइप कौन कौन से हैं हमारे, डिजिटल एंड एनालॉग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड अल्ट्रासोनिक, रेडियोग्राफिक एंड फ्लोरोस्कोपिक, रेडियोग्राफिक एंड टोमोग्राफिक, एंड रोंजेनोग्राफिक एंड अल्ट्रासोनिक। तो इनमें से जो एक्सरे प्रोसीजर के जो दो जनरल टाइप है हमारे, वो हैं हमारे, एक तो रेडियोग्राफिक, एक तो है हमारा रेडियोग्राफिक, ठीक है, और दूसरा है हमारा फ्लोरोस्कोपिक। दूसरा क्या है हमारा, फ्लोरोस्कोपिक। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो जो हमारे दो जनरल टाइप्स है एक्सरे प्रोसीजर के, वो है हमारे रेडियोग्राफिक एंड फ्लोरोस्कोपिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डायनेमिक एक्सरे इमेजेस। इनमें से डायनेमिक एक्सरे इमेजेस हमें कौन प्रोवाइड करता है, डिजिटल रेडियोग्राफी, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी या फिर टोमोग्राफी। तो देखो, जो फ्लोरोस्कोपी का जो प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम लाइव एक्सरे इमेजिंग करते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, डायनेमिक एक्सरे इमेजेस प्रोवाइड करती है। डायनेमिक एक्सरे इमेजेस का मतलब है कि जो हमारी मोशन जो होता है ऑर्गन और जो हमारा सिस्टम होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, उसमें जो मोशन हो रहा होता है उसको क्या कौन शो करता है, हमारा फ्लोरोस्कोपी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, द फिल्म बेस फॉर अ रेडियोग्राफ मेड इन 1920 वुड हैव बीन मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। 1920 के अंदर जो फिल्म बेस, हमने फिल्म के लिए जो बेस यूज़ किया था, ठीक है,
वो हमारा किसका बना हुआ था, कैल्शियम टंगस्टेट, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ग्लास और टंगस्टेट कैडमियम। जो 1920 के अंदर जो हमने फिल्म बेस के लिए जो मटेरियल यूज़ किया था वो था हमारा सेल्यूलोज नाइट्रेट। किसका यूज़ किया था हम लोगों ने, सेल्यूलोज नाइट्रेट। ये जो सेल्यूलोज नाइट्रेट था ये हमारा फ्लेमेबल था, इसलिए फिर हमने इसका बाद में यूज़ करना बंद कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेल्यूलोज नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोलिमेशन एंड फिल्ट्रेशन डू विच ऑफ द फॉलोइंग। कोलिमेशन और फिल्ट्रेशन इनमें से क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज इमेज क्वालिटी, इम्प्रूव स्पेशियल रेजोल्यूशन, रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, रिड्यूस पेशेंट डोज, रिजल्ट इन पेशेंट डिस्कम्फर्ट। देखो कोलिमेशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एक्सरे बीम का जो एरिया होता है, हमारा एक्सरे बीम का जो पाथ जितने एरिया से एक्सरे बीम पास होनी चाहिए उससे उसको हम लोग कोलिमेट करते हैं, तो उसको हम कोलिमेशन बोलते हैं। और फिल्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, मेटल की शीट्स का यूज़ करते हैं। और ये जो मेटल की शीट्स होती हैं ये लो एनर्जी रेडिएशन जो होती है, लो एनर्जी एक्सरेज जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को फालतू की डोज नहीं लगती, ठीक है। तो ये जो काम करता है हमारा कोलिमेशन और फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये क्या करता है, पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है। क्या करता है, पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग मॉडलिटीज इज मोस्ट रिसेंट। इनमें से सबसे मोस्ट रिसेंट इमेजिंग मॉडलिटी कौन सी है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, डिजिटल डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस और मल्टी स्लाइस स्पाइरल सीटी। इनमें से देखो जो मोस्ट रिसेंट है वो है हमारी मल्टी स्लाइस स्पाइरल सीटी, क्योंकि मल्टी स्लाइस स्पाइरल सीटी जो है हमारी आई थी 1998 के अंदर। तो ये हमारी मोस्ट रिसेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अदरवाइज कंप्यूटर टोमोग्राफी तो हमारी 1970s के अंदर ही आ गई थी। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड भी हमारा पहले ही आ गया था। मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी जो है ये भी हमारी 1973-77 के आसपास आई थी, ठीक है। तो सबसे रिसेंट जो है वो है हमारी मल्टी स्लाइस स्पाइरल सीटी, क्योंकि ये सबसे 1998 के अंदर आई थी, ठीक है। मल्टी स्लाइस स्पाइरल सीटी जो है इनमें से सबसे रिसेंट इमेजिंग मॉडलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन रिस्पॉन्सेज वाज नॉट रिपोर्टेड बिफोर 1910। इनमें से कौन से रेडिएशन के रिस्पॉन्सेज है, रेडिएशन के इफेक्ट्स है जो हमें 1910 से पहले पता नहीं चले थे, रिपोर्ट नहीं किए गए थे। अप्लास्टिक अनीमिया, डेथ, एपिलेशन, ल्यूकेमिया या फिर स्किन इरिथमा। तो 1910 से पहले जो रेडिएशन रिस्पॉन्स रिपोर्ट नहीं किया गया था, ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35, वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टेट्स दैट द रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी शुड मिनिमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्डिनल प्रिंसिपल्स में कौन सा प्रिंसिपल आता है हमारा, TDS, कि टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग, ठीक है। ये 3 प्रिंसिपल आते हैं हमारे इसके अंदर। तो इनमें से रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए प्रोटेक्शन के लिए कौन सा है जो हमें बताता है कि ये हमारा मिनिमाइज हमें रखना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए, डिस्टेंस, वोल्टेज, MA, शील्डिंग या फिर टाइम। तो TDS के अंदर टाइम जो है हमारा क्या होना चाहिए, सबसे कम से कम होना चाहिए, ठीक है। रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी जो है उनको टाइम जो है उसको मिनिमाइज करके रखना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए, ठीक है, कम से कम टाइम के लिए एक्सपोजर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 10 बेसिक रेडिएशन कंट्रोल प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के हमारे जो 10 बेसिक कंट्रोल प्रिंसिपल्स हैं उनमें से, उन 10 बेसिक प्रिंसिपल में से वो जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनमें से कुछ प्रिंसिपल हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कि उन 10 प्रिंसिपल्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ऑलवेज वियर अ रेडिएशन मॉनिटर वाइल एट वर्क, ठीक है, ये वाला तो हमारा इंक्लूडेड है 10 प्रिंसिपल्स के अंदर। दूसरा है हमारा कोलिमेट द एक्सरे बीम टू स्मॉलेस्ट अप्रोक्सीमेट फील्ड साइज, ठीक है, जितने एरिया की हमें क्या चाहिए, जितने एरिया की हमें रेडियोग्राफी करनी है उतने को हमें क्या करना होता है, कोलिमेट करना होता है। उसके अलावा, ठीक है, और पार्ट को हमें नहीं लेना, वहाँ पे हमारी एक्सरे नहीं लगनी चाहिए। यूज़ है हाई KVP टेक्निक का यूज़ करना है हमें, ये भी सही है। यूज़ हाई MA टेक्निक,
ये हमारा 10 जो हमारे रेडिएशन कंट्रोल प्रिंसिपल्स है उसमें नहीं आता। हाई एमए यूज़ करेंगे तो पेशेंट को ज़्यादा रेडिएशन लगेगी। और लास्ट है हमारा वियर प्रोटेक्टिव एप्रॉल ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी। ये भी हमारा 10 बेसिक जो हमारे कंट्रोल प्रिंसिपल्स है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर, उसके अंदर इंक्लूडेड है कि हमें जो प्रोटेक्टिव एप्रोल होता है, हमारा लैड एप्रोन होता है, उसको फ्लोरोस्कोपी के दौरान पहनना चाहिए। ये सही है। तो जो इंक्लूडेड नहीं है वो कौन सा है हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ इट इज नेसेसरी टू रिस्ट्रेन अ पेशेंट ड्यूरिंग अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, द मोस्ट एक्सेप्टेबल पर्सन टू डू दिस इज 18-year-old brother of the patient, 20-year-old female technologist, 40-year-old male technologist, 50-year-old female friend of the patient और हॉस्पिटल ऑर्डरली। तो इसका आंसर होगा हमारा 50-year-old फीमेल फ्रेंड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50-year-old फीमेल पेशेंट ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड फॉर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉलिमेशन इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर चेस्ट एग्जामिनेशन। नहीं, कॉलिमेशन तो हमारी हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी एग्जामिनेशन कर रहे हो हम लोग। कॉपर इज मोस्ट ऑफन यूज्ड एज एक्सरे फिल्टर। एक्सरे फिल्टर के लिए हम लोग कॉमनली एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। गोनेट शील्ड आर एज इम्पॉर्टेंट फॉर अ 50-year-old फीमेल एज फॉर 20-year-old फीमेल। ये गलत है, बिकॉज 50-year-old फीमेल जो होती है, ठीक है, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गोनेड शील्डिंग जितना कि 20-year-old फीमेल के लिए, एज यू नो, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल। फोर्थ ऑप्शन है हमारा द रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट में होल्ड पेशेंट फॉर रूटीन एग्जामिनेशन। ये भी गलत है। रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट कभी भी जो पेशेंट्स होते हैं उनको रूटीन एग्जामिनेशन के लिए होल्ड नहीं करते, अदरवाइज उनको अननेसेसरी रेडिएशन डोज लगती है। लास्ट है रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन रिड्यूस पेशेंट डोज। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है वो पेशेंट डोज को क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस पर्सनल एक्सपोजर द मोस्ट। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो कि पर्सनल मतलब कि जो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो कि रेडियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं उनकी डोज को सबसे ज़्यादा रिड्यूस करता है। कॉलिमेशन ऑफ द एक्सरे बीम, फिल्ट्रेशन ऑफ द एक्सरे बीम, रिकॉर्ड फ्लोरोस्कोपिक टाइम, हाई केवीपी टेक्निक और यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट। तो जो सबसे ज़्यादा पर्सनल एक्सपोजर को रिड्यूस करता है वो होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स। ठीक है, क्या है हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन कंडक्टिंग एब्डोमिनल रेडियोग्राफी ऑफ अ चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब हम लोग किसी बच्चे की एब्डोमिनल रेडियोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गोनेड शील्डिंग इज नॉट नेसेसरी। गोनेड शील्डिंग नेसेसरी नहीं है, ये गलत है। गोनेड शील्डिंग जो है वो नेसेसरी है। इंक्रीजिंग केवीपी विल इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट। नहीं, केवीपी को इंक्रीज करने से कॉन्ट्रास्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, बिकॉज केवीपी बढ़ाने से स्कैटरिंग जो होती है वो इंक्रीज होती है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी गलत है। अगला है हमारा पेरेंट शुड होल्ड द चाइल्ड इफ नेसेसरी एंड प्रोटेक्टिव एप्रॉल शुड बी प्रोवाइडेड। जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो भी चाइल्ड के साथ है, अगर ज़रूरी है तो पेरेंट्स को बोला जाएगा कि बच्चा जो है उसको पकड़ के रखें। ठीक है, और उन्हें जो है प्रोटेक्टिव एप्रॉल जो लेड एप्रॉन वगैरह होते हैं, थायराइड शील्ड वगैरह होती है, वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट फोर्थ देखो, द पेरेंट शुड होल्ड द चाइल्ड इफ नेसेसरी एंड प्रोटेक्टिव एप्रॉल इज नॉट नेसेसरी। ये वाली गलत है। ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है, बट ये आगे का इसमें गलत लिखा हुआ है। प्रोटेक्टिव एप्रॉल जो है वो नेसेसरी होता है। आगे देखो, द टेक्नोलॉजिस्ट शुड होल्ड द चाइल्ड इफ नेसेसरी। टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कभी भी चाइल्ड को होल्ड नहीं करते। हमेशा जो उनके साथ जो कलीग्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्हें होल्ड करना होता है। तो पेरेंट शुड होल्ड द चाइल्ड इफ नेसेसरी एंड प्रोटेक्टिव एप्रॉल शुड बी प्रोवाइडेड। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस पेशेंट डोज। इनमें से जो है अब 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 4 जो है हमें पेशेंट डोज को हेल्प, पेशेंट डोज की जो पेशेंट डोज जो होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एक को छोड़ के, वो एक क्या है, कोन्स, फिल्ट्रेशन, गोनेड शील्ड, ग्रिड और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। देखो जो कोन है हमारा, ठीक है, वो रिड्यूस करता है पेशेंट डोज को, क्योंकि एरिया को
एरिया को मेंटेन कर रहा है कि एक्सरे बीम इतनी एरिया में आनी चाहिए, ठीक है। तो कोन्स जो है वो तो हेल्प करते हैं पेशेंट डोज को रिड्यूस करने में। फिल्ट्रेशन भी हेल्प करता है, गोनेट शील्ड भी हेल्प करते हैं। ग्रिड्स जो होती है वो क्या करती है, ग्रिड पेशेंट डोज को बल्कि इंक्रीज करती है, क्योंकि अगर हम लोग ग्रिड का यूज़ करते हैं तो हमें एक्सपोजर फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ता है। एक्सपोजर फैक्टर को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। एक्सपोजर फैक्टर इंक्रीज करते हैं तो पेशेंट डोज क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। तो ग्रिड का यूज़ करेंगे तो पेशेंट डोज ज़्यादा होगी, ठीक है, कम नहीं होगी। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से भी पेशेंट डोज क्या होती है, कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ एन एक्सरे एक्सपोजर, एक्सरे एक्सपोजर के टर्मिनेशन के बाद क्या होता है, नो मोर एक्सरेज आर एमिटेड, द पेशेंट कंटिन्यूज टू एमिट स्कैटर रेडिएशन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, द पेशेंट कंटिन्यूज टू एमिट स्कैटर रेडिएशन फॉर लेस देन 1 सेकेंड, पेशेंट इज मोमेंटरीली रेडियो एक्टिव, एक्सरे कंटिन्यू टू बी एमिटेड फॉर अ फ्यू सेकेंड। देखो जब हम लोग एक्सरे एक्सपोजर को टर्मिनेट कर देंगे तो सिंपल सी बात है, एक्सरेज जो हैं जो हमारे एक्सरे ट्यूब से एमिट हो रही थी, ठीक है, वो निकलना क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो सिंपल है, नो मोर एक्सरेज आर एमिटेड। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी व्हाट शुड द रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट ऑलवेज डू, फ्लोरोस्कोपी के दौरान रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए, लीव द रेडिएशन मॉनिटर बिहाइंड फिक्स्ड प्रोटेक्टिव बैरियर, जो हम उन्हें रेडिएशन मॉनिटर प्रोवाइड करवा रखा होता है, ठीक है, जैसे टीएलडी वगैरह, वो उन्हें प्रोटेक्टिव बैरियर के पीछे छोड़ देना चाहिए। तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना। पोजीशन दी रेडिएशन मॉनिटर अंडर दी प्रोटेक्टिव एप्रोन, जो रेडिएशन मॉनिटर है उसको प्रोटेक्टिव एप्रोन के अंदर की तरफ उन्हें पहनना है, ठीक है, ये भी हमारा गलत है। रिमेन्स एज क्लोज टू दी पेशेंट एज पॉसिबल, ये भी गलत है, पेशेंट से जितना दूर हो सके उतना दूर हमें रहना है, ठीक है, ताकि डोज ना लगे हमें। वियर ए रेडिएशन मॉनिटर व्हेन एग्जामिन्ड एज पेशेंट, ये भी गलत है। हमें क्या करना है, फ्लोरोस्कोपी के दौरान हमें मतलब कि रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट को जो प्रोटेक्टिव एप्रल होता है उससे पहन के रखना होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव एप्रल को क्या करना है, पहन के रखना है। तो ये हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44, मेन रीजन फॉर फिल्टरिंग द एक्सरे बीम इज टू, जो हमारा मेन रीजन होता है एक्सरे बीम को फिल्टर करने का वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हीट, एब्जॉर्ब पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, फोकस द बीम, रिड्यूस पेशेंट डोज और शार्पन द इमेज। देखो जो फिल्टर मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन जो हम लोग करवाते हैं एल्यूमिनियम की मेटल शीट का यूज़ करके, वो हम लोग इसलिए करवाते हैं ताकि जब इससे हमारी रेज पास होगी, एक्सरेज पास होगी, तो जो लो एनर्जी की रेडिएशन होगी वो तो उसको तो ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और हाई एनर्जी को क्या करवा देगा, आगे पास करवा देगा। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को अननेसेसरीली जो लोअर एनर्जी रेडिएशन होती है वो नहीं लगती, क्योंकि जो लोअर एनर्जी की एक्सरेज होती है वो क्या करती है, पेशेंट की डोज को इंक्रीज करने का काम करती है। तो फिल्टर यूज़ करने का जो हमारा मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि हम लोग क्या कर सकें, पेशेंट डोज को रिड्यूस करवा सकें, ठीक है, पेशेंट डोज को रिड्यूस करवाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोसीजर, इनमें से कौन सा जो है रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोसीजर का इम्प्लीमेंटेशन है, अवॉइड रिपीट एग्जामिनेशन, कॉलिमेट टू द फिल्म साइज, मॉनिटर प्रोसेसर परफॉर्मेंस, रिमूव फिल्ट्रेशन और वियर प्रोटेक्टिव एप्रोल एट द कंट्रोल कंसोल। तो इनमें से हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोसीजर का इम्प्लीमेंटेशन कौन सा है, तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सरे बीम कॉलीमेटर, इनमें से एक्सरे बीम कॉलीमेटर का एग्जाम्पल कौन सा है, डेडमैन स्विच, इलेप्स्ड टाइमर, फिल्टर, ग्रिड और पॉजिटिव बीम लिमिटेशन। तो एक्सरे बीम कॉलीमेटर का जो इसमें से एग्जाम्पल है वो है हमारा पॉजिटिव बीम लिमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द पेल्विस ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शुड बी लिमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स, जो एक्सरे एग्जामिनेशन होता है फीमेल का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल का, उसका अगर हमें पेल्विस का एग्जामिनेशन करना है तो वो कब तक लिमिटेड होनी चाहिए, किस टाइम तक हम उसका पेल्विस का जो है एक्सरे एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। द 10 डे इंटरवल फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ मेंसेस, द 10 डे इंटरवल प्रिसीडिंग मेंसेस, फर्स्ट 10 days ऑफ एवरी मंथ, लास्ट 10 days ऑफ एवरी मंथ, और देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, एनी टाइम इज़ फाइन। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस तो होते हैं रिप्रोडक्टिव एज की जो फीमेल होती है उसके लिए।
ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग द डिस्कवरी ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग की रेडिएशन की जो डिस्कवरी है उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट वॉज प्रेडिक्टिव बाय मेंडली फील्ड थ्योरी। मेंडली फील्ड थ्योरी से पता चला था हमें इसके बारे में। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड विद इन अ ईयर ऑफ रॉन्जन्स डिस्कवरी। रॉन्जन ने जब 1895 में डिस्कवरी करी थी, उसी में के एक साल के अंदर हमें इसकी डिस्कवरी हो गई थी 1896 के अंदर। तो ये वाली तो करेक्ट है। रॉन्जन डिस्कवरी अकॉर्डिंग 1906 नहीं 1895 में हुई थी। एपरेटस दैट रॉन्जन यूज्ड वाज अ कॉलेज ट्यूब, नहीं उन्होंने जो यूज़ की थी वो थी हमारी हॉट कैथोड ट्यूब उन्होंने यूज़ की थी, ठीक है। और लास्ट है हमारा फर्स्ट रेडिएशन फैटेलिटी अकर्ड इन 1920, ये भी गलत है। इसका जो आंसर है वो है हमारा रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड विद इन अ ईयर ऑफ रॉन्जन डिस्कवरी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो है 1896 के अंदर ही डिस्कवर हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरली एक्सरे एग्जामिनेशंस आर रिजर्व्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जनरली एक्सरे एग्जामिनेशन को किसके लिए रिजर्व किया जाता है, किसके लिए परफॉर्म किया जाता है। असिम्टोमेटिक पेशेंट्स, अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक है तो उसके अंदर क्यों ही परफॉर्म करेंगे हम लोग एक्सरे एग्जामिनेशन को। ओल्डर पेशेंट्स के लिए, पेशेंट जो कि प्रेग्नेंट, हु आर नॉट प्रेग्नेंट, जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक पेशेंट, या फिर एक्सरे पर्सनल। सिंपल सी बात है, जो एक्सरे एग्जामिनेशन होता है वो उन पेशेंट्स के लिए, उन पेशेंट्स का किया जाता है जिनमें हमें क्या है, कोई सिम्टम्स वगैरह देखने को मिल रहा है। जैसे कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है, कफ आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर हम जो है चेस्ट एक्सरे करवाने को बोलेंगे। हो सकता है उसको निमोनिया हो या फिर और कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, तो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर जो है एक्सरे एग्जामिनेशन को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50, गोनेट शील्ड शुड बी यूज्ड। गोनेट शील्ड यूज़ की जानी चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल पेशेंट्स, हर एक एग्जामिनेशन के लिए और सारे पेशेंट्स के लिए। ऑन ऑल फीमेल्स, सारी फीमेल्स के लिए। ऑन और मेल्स, सारे मेल्स के लिए। व्हेन गोनेड आर इन और नियर द यूजफुल बीम, व्हेन गोनेड्स आर इन द यूजफुल बीम। तो गोनेट शील्ड का कब यूज़ करना होता है हमें, जब हमारे जो गोनेड्स हैं वो यूजफुल बीम के क्या है, आसपास में है, ठीक है। अगर हमें पेल्विस का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तब हम लोग गोनेट शील्डिंग नहीं करेंगे। अगर हम लोग चेस्ट की रेडियोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, और चेस्ट के आसपास में हमारे गोनेट्स आ रहे हैं, तब हम लोग जो हैं गोनेट शील्ड का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब व्हेन गोनेट्स आर इन और नियर द यूजफुल बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल रीजन टू अवॉइड रिपीट एग्जामिनेशन। हमारा मेन प्रिंसिपल रीज़न क्या होता है जिसकी वजह से हम रिपीट एग्जामिनेशन जो होता है उसको अवॉइड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज डबल्ड। रिपीट एग्जामिनेशन की वजह से प्रोसीजर की कॉस्ट डबल हो जाती है, इसीलिए इमेजेस जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकती है। पेशेंट इज इनकन्वेंस्ड, पेशेंट रिसीव्स ट्वाइस द रेडिएशन डोज। जो प्रिंसिपल रीज़न होता है जिसकी वजह से हम रिपीट एग्जामिनेशन को अवॉइड करते हैं वो ये होता है कि पेशेंट जो है उसको डबल रेडिएशन डोज लगेगी, ट्वाइस डोज लग जाएगी अगर 2 बार उसका एक्सपोजर हम लोग कर देंगे, ठीक है। इसी यही मेन रीज़न होता है कि हम लोग रिपीट एग्जामिनेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे, हम लोग 51 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है हमारा, उस पर भी हमारे जो MCQs हैं, ठीक है, वो अपलोड होते रहते हैं, तो वहाँ पे जाके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। MCQs वगैरह सॉल्व करने के लिए PDF वगैरह जो भी अपलोड होती है हमारी वहीं पे होती है, तो उनको रिसीव करने के लिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी अदर टॉपिक्स की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं जैसे CT की, MRI की और भी काफ़ी